नमस्कार। आज हम एक काफ़ी जटिल विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे, उसे आसान हिस्सों में तोड़कर, ताकि सब कुछ साफ साफ समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक काल्पनिक फिल्म की कहानी से। इस कहानी का इस्तेमाल सोर्स मटेरियल में एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किया गया है। कहानी कुछ यूं है कि एक भारतीय जासूस है। वो पाकिस्तान में एक सीक्रेट मिशन पर है और उसे एक बहुत बड़ी साजिश का पता चलता है। अब ये जासूस क्या करता है? वो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आर्मी कॉन्वॉय पर होने वाले हमले की चेतावनी भेजता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स भेजता है। और मजे की बात यह है कि इस काल्पनिक फिल्म में प्रधानमंत्री का नाम रखा गया है मिस्टर सुरेंद्र गोभी। लेकिन इतनी सारी चेतावनियों के बावजूद हमला हो जाता है और फिल्म मेकर यहां एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि खतरनाक काम करता है। वो फिल्म में पुलवामा हमले की असली फुटेज का इस्तेमाल करता है। इससे क्या होता है? सच और फिक्शन के बीच की जो लाइन है वो धुंधली हो जाती है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है, जिसमें कथित तौर पर गोभी जी खुद आईएसआई के साथ मिलकर पॉलिटिकल फायदे के लिए इस हमले को होने देने की बात कर रहे हैं। तो ये जो काल्पनिक कहानी है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। यही सवाल सोर्स धुरंधर फिल्म के बारे में पूछता है। क्या ये सिर्फ एक फिक्शनल कहानी है जो असली घटनाओं से प्रेरित है, या फिर ये प्रोपेगेंडा है? चलिए इसी सवाल के साथ अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सोर्स मटेरियल का असली तर्क क्या है। और ये तर्क है प्रोपेगेंडा की कला के बारे में, और ये कि अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा ज्यादा खतरनाक क्यों होता है। सोर्स में सुजैन सोंटैग का एक कोट है, प्रोपेगेंडा तभी असरदार होता है जब उसे अच्छे से पेश किया जाए, और इसीलिए अच्छा बना हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब साफ है, अगर कोई फिल्म अच्छी बनी है, एंगेजिंग है, तो उसका प्रोपेगेंडा मैसेज भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण नाजी फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टॉल की फिल्में हैं। और इसी आधार पर सोर्स धुरंधर जैसी फिल्म को दूसरी फिल्मों जैसे द ताज स्टोरी या बंगाल फाइल से अलग करता है, जिन्हें वो रबिश फिल्म्स कहता है। तर्क ये है कि क्योंकि धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है, उसे देखने में मजा आता है, इसलिए उसका प्रोपेगेंडा मैसेज कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब इस पूरी डिबेट का जो कोर है, जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो ये है कि फिल्म कैसे सच और कल्पना को मिलाती है, कैसे फैक्ट और फिक्शन के बीच की लाइन को पूरी तरह से ब्लर कर देती है। सोर्स इस तरीके को एक नाम देता है, निंजा टेक्निक। ये कमाल की टेक्निक है। मतलब जब कोई आप पर सवाल उठाए तो आप कह दो, अरे ये तो फिक्शन है, काल्पनिक है। और जब आपको अपनी बात में वजन डालना हो तो कह दो, ये तो असली घटनाओं से इंस्पायर्ड है। इस तरह आप किसी भी तरह की जवाबदेही से साफ बच निकलते हैं। अब देखिए ये टेक्निक काम कैसे करती है। फिल्म पहले अपनी दुनिया को असली दिखाने के लिए सच का इस्तेमाल करती है, जैसे 26/11 की असली न्यूज़ फुटेज, आतंकवादियों की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, असली गैंगस्टर्स के नाम जैसे बाबू डकैत, रहमान डकैत, और तो और एक असली पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम का नाम भी। और एक बार जब दर्शक इस असली दुनिया में यकीन करने लगता है, तब उसी में फिक्शन को बड़ी सफाई से डाल दिया जाता है। जैसे एक असली गैंगस्टर की मौत में एक काल्पनिक इंडियन एजेंट का हाथ दिखा देना, या एक कैबिनेट मिनिस्टर का जानबूझकर पाकिस्तान को खराब नोट छापने की मशीन भेजना, और सबसे बड़ा आरोप सरकार को ही देशद्रोही दिखा देना। तो चलिए इस निंजा टेक्निक को थोड़ा और समझते हैं, देखते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल सरकारों और सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठाने के लिए किया जाता है। सोर्स का कहना है कि फिल्म 26/11 के हमलों के लिए उस वक्त की कांग्रेस सरकार की आलोचना करती है, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर तो एक सच्चाई है, और ये अलग अलग सरकारों के दौर में हुए हैं। चाहे वो 1999 में कंधार हाईजैक हो, जो बीजेपी के समय हुआ, या 2016 का उरी हमला और 2019 का पुलवामा हमला, जो भी बीजेपी के दौर में हुए। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। सरकार की नाकामी पर सवाल उठाना हर नागरिक का हक है, बिल्कुल है। लेकिन जब आप ये कहें कि सरकार ने जानबूझकर हमला होने दिया, मतलब देशद्रोह किया, तो इसके लिए सबूत भी असाधारण होने चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। सोर्स फिल्म के किरदारों के लॉजिक पर भी सवाल खड़ा करता है। सोचिए, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है जिसके पास देशद्रोह का इतना बड़ा सबूत है, और वो सालों तक कुछ नहीं करता। इसी पर सोर्स मजाक में कहता है कि ये इंटेल तो तभी काम आएगा जब कल का अवतार पैदा होगा। और ये एक बहुत वाजिब सवाल है ना?
क्या कोई असली इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसे अपनी सरकार पर देशद्रोह का शक हो वो सालों तक सैलरी लेता रहेगा और चुप बैठा रहेगा? या ये सब सिर्फ कहानी को सेंसेशनल बनाने का एक तरीका है? अब चलिए इस विश्लेषण के दायरे को और बड़ा करते हैं। बात सिर्फ कहानी की नहीं है, बल्कि फिल्म के समाज पर पड़ने वाले असर, उसके छुपे हुए मैसेजेस और हिंसा के महिमा मंडन जैसे गंभीर मुद्दों की भी है। सोर्स फिल्म पर डॉग विस्लिंग का इल्जाम लगाता है। अब ये डॉग विस्लिंग क्या होती है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक मैसेज के दो मतलब होते हैं। एक मतलब जो आम जनता के लिए है और दूसरा एक छिपा हुआ कोडेड मतलब जो एक खास ग्रुप के लिए होता है। फिल्म में इसके उदाहरण के तौर पर कुछ नारों, बैकग्राउंड म्यूजिक या उन लोगों जैसे डायलॉग्स का जिक्र किया गया है। इसके अलावा फिल्म में हिंसा को जिस तरह से दिखाया गया है उसकी भी कड़ी आलोचना है। एक असली क्रूर गैंगस्टर को हीरो की तरह दिखाना, हत्या को वायलेंस कोरियोग्राफी के जरिए कूल बनाकर पेश करना। सोर्स का मानना है कि ये सब दर्शकों को खून खराबे के प्रति असंवेदनशील बना देता है और समाज में खून की प्यास को बढ़ाता है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ फिल्म मेकर्स की नहीं है। सोर्स का कहना है कि एक्टर्स की भी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। वो ये कहकर नहीं बच सकते कि हम तो सिर्फ एक पीस ऑफ शिट हैं जो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। और आखिर में सोर्स एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछता है। ये सवाल फिल्म मेकर और मौजूदा प्रधानमंत्री दोनों से है कि समय का पहिया कभी नहीं रुकता। क्या होगा अगर आप अपनी सत्ता खो दें और फिर कोई सच में वैसी ही फिल्म आपके ऊपर बना दे?